इसमें हम लोग लेके आए आपके लिए इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो आपके डिफरेंट चैप्टर के हो सकते हैं। हेलो स्टूडेंट, तो वी आर बैक विद द सीरीज ऑफ डेरिवेशन फॉर क्लास 11। आप लोगों की डिमांड थी कि सर 11th क्लास के पेपर चल रहे हैं, 11th क्लास के पेपर आने वाले हैं, तो उसमें जो है डेरिवेशन कौन कौन से आ सकते हैं। तो हमने सीरीज आपके लिए बनाई और इसमें हम लोग लेके आए आपके लिए इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो आपके डिफरेंट चैप्टर के हो सकते हैं। काइनेमेटिक्स के डेरिवेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अब हम कर रहे हैं लॉज ऑफ मोशन के डेरिवेशन। तो पहली वीडियो में लॉज ऑफ मोशन के हमने दो डेरिवेशन किए थे, जो था आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में, एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स और दूसरा था न्यूटन सेकंड लॉ जो है हमारा रियल लॉ होता है, ये हमें प्रूव करना था। तो ये हमने फर्स्ट वीडियो में प्रूव कर दिया है। अब हम लोग देख रहे हैं अपनी सेकंड वीडियो लॉज ऑफ मोशन में और क्या डेरिवेशन बन सकते हैं इंपॉर्टेंट। तो दो और डेरिवेशन हमारे बाकी हैं, देखते हैं कौन से डेरिवेशन वो हैं। तो ये दो डेरिवेशन हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, वो है पुलिंग अ लॉन रोलर है, एक्चुअली लॉन रोलर इज इजी देन पुशिंग इट, एंड बैंकिंग ऑफ रोड आपको जो है उसका डेरिवेशन, उसमें जो मैक्सिमम स्पीड हमारी आती है बैंकिंग ऑफ रोड के केस में, जब बैंकिंग भी हो और फ्रिक्शन भी हो, दोनों केस हो, उस टाइम पे मैक्सिमम स्पीड कितनी आती है ये हमें निकालनी है। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट डेरिवेशन। पुलिंग अ लॉन रोलर इज इजियर देन पुशिंग इट। उसको पुल करना इजी होता है एज कंपेयर टू पुशिंग इट। मतलब ये क्या बोल रहा है, देखो ऐसा आपका स्टेटमेंट आएगी इसमें, व्हाई इट इज इजियर टू पुल अ लॉन रोलर देन टू पुश इट, और व्हाई लेस फोर्स इज रिक्वायर्ड टू पुल अ लॉन रोलर देन रिक्वायर्ड टू पुश इट। ठीक है, तो ये हमें बताना है कि क्यों हमें कम फोर्स चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मान लो आपका रोलर है ऐसा करके, इसको अगर आप ऐसे खींचते हो, एफ फोर्स ऐसे लगाते हो, तो कम फोर्स चाहिए होता है, बजाय आप इसको पुश करके आगे बढ़ाना चाहो तो ज्यादा फोर्स चाहिए होता है। दोनों केस में फोर्स जो है F2 आपका ज्यादा होता है एज कंपेयर टू F1 के। तो ऐसा क्यों होता है ये हमें प्रूव करना है, ये क्यों होता है। तो आप लोग सब जानते हैं कि ये जो क्वेश्चन है, दिस इज फ्रॉम द फ्रिक्शन फोर्स, दिस इज फ्रॉम द फ्रिक्शन फोर्स। आपको पता है जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, यहां पे जब ये मूव करेगा तो आपका जो फ्रिक्शन फोर्स होगा दैट विल बी अ काइंड ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, दैट विल बी अ काइंड ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। और बच्चा काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है? काइनेटिक फ्रिक्शन आप लोगों को पता है, काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है डिपेंड करता है आपके एन पे। वैल्यू क्या होता है? म्यू एन होता है उसका वैल्यू, है ना, म्यू एन वैल्यू होता है। अब देखो यार, म्यू एन की जो वैल्यू आएगी, जो म्यू एन की वैल्यू आएगी ना, म्यू एन की जो वैल्यू होगी दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन द एन नॉर्मल रिएक्शन। तो अगर आपका नॉर्मल रिएक्शन चेंज होता है, नॉर्मल रिएक्शन चेंज होता है तो क्या होता है, उसको मूव करना डिफिकल्ट होता है, उस पार्टिकल को मूव करना डिफिकल्ट होता है। जैसे मान लो कि यार मान लो ये मेरा हाथ है, इसके ऊपर मैं इसको रखा हुआ भी रिमोट को, है ना, इसको मैं मूव कर रहा हूं तो इजीली मूव हो सकता है ना, क्योंकि इसका नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा mg के बराबर। लेकिन मान लो मैं इसे पुश करूं ऐसे और अब इसे मूव कराऊं तो अब मूव कराना डिफिकल्ट हो जाएगा। डिफिकल्ट क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन बढ़ गई, इसकी नॉर्मल रिएक्शन बढ़ गई तो हमारा फोर्स ज्यादा रिक्वायरमेंट होगा। तो अब देखते हैं इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे हम लोग। तो हम इसका डेरिवेशन जो है हम प्रूव करेंगे कि नॉर्मल रिएक्शन हमारा ज्यादा होता है, इसलिए फोर्स रिक्वायरमेंट, फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होता है इसलिए हमें ज्यादा फोर्स चाहिए। ओके, चलो करें, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो पहला केस मान लो ये वाला है, फोर्स आपका इधर को लग रहा है। इसका मैं अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, फ्री बॉडी डायग्राम मतलब सारे फोर्स इसके लिखूं, तो क्या क्या फोर्स लिखूंगा? देखो यार, इस पे फोर्स लगेगा, एक तो mg अर्थ तो लगाएगी फोर्स, उसके अलावा इस पे अर्थ से नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, और ये क्योंकि आगे जा रहा है तो एक फ्रिक्शन जो है इसको आगे बढ़ने से रोकेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स यहां पे लगेगा। विच काइंड ऑफ फ्रिक्शन? काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन इस पे लगेगा। ठीक है, तो ये इस पे फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, फोर्स लग रहे हैं। अच्छा जी, अब हमें क्या निकालना है? एफ की वैल्यू निकालनी है, एफ की वैल्यू निकालनी है। हमें कितना फोर्स चाहिए इसे आगे मूव करने के लिए, या मान लो एफ के की वैल्यू निकालनी है। देखो ये एफ है, मान लो ये थीटा एंगल पे लग रहा है। किस पे लग रहा है? थीटा एंगल पे फ्रॉम द वर्टिकल। मान लो ये थीटा एंगल पे ऐसे लग रहा है, ठीक है। तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट बना सकते हो, एक इधर को और एक इधर को। तो यार आपको पता है जिधर को थीटा होता है उधर को कौन सा कंपोनेंट बनता है? कॉस थीटा, है ना, पढ़ चुके सब लोग, कॉस थीटा कंपोनेंट बनता है। तो इधर को हमारा कंपोनेंट बनेगा एफ कॉस थीटा, और इधर को बन जाएगा एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा। तो यार इसे जो चलाएगा ना, बेसिकली इसे जो चलाने के लिए फोर्स चाहिए, कौन सा चाहिए? एफ साइन थीटा। इसे कौन सा फोर्स चाहिए? एफ साइन थीटा। ठीक है, तो एफ साइन थीटा से चलेगा। अच्छा जी, यहाँ पे हमें देखना है फ्रिक्शन ज्यादा है या कम है ना, जो फ्रिक्शन की वैल्यू है, फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा है या कम है। तो हम उसे कंपेयर कर रहे हैं दोनों केसेस में कि फ्रिक्शन कहां पे ज्यादा है ना। तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स जो निकालोगे वो आपका होगा म्यू इंटू एन। तो उसको निकालने से पहले हम लोग एन निकाल लेते हैं। तो लेट अस राइट द इक्वेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन। इन वर्टिकल डायरेक्शन, इन वाई डायरेक्शन आई कैन राइट दैट, देखो वाई डायरेक्शन में मेरा ये इक्विलिब्रियम है, ना तो बॉडी जमीन के अंदर घुस रही ना वो ऊपर जा रही है ना, कोई मोशन नहीं है, ना तो अंदर घुस रही जमीन में ना ऊपर जा रही। तो मैं कह सकता हूं मैं नेट फोर्स जीरो है, ना तो ऊपर जा रही है बॉडी अंदर घुस रही है, तो नेट फोर्स जीरो होगा, है ना, नेट फोर्स जीरो होगा, तो नेट फोर्स इज जीरो।
दिस इंप्लाइज दैट नेट फोर्स क्या होगा यहाँ पे, वाई डायरेक्शन में फोर्स क्या है मेरा, एक तो ये फोर्स है, एक ये कंपोनेंट आ चुका था और एक mg, तो तीनों फोर्स का सम 0 होगा, यानी जो ऊपर वाले फोर्स होंगे और जो नीचे वाले फोर्स होंगे आपस में बराबर होंगे। तो व्हाट कैन आई राइट, आई कैन राइट दैट n प्लस f cos थीटा इक्वल टू mg। तो यहां से मेरा क्या आया कि मेरा जो n है वो मेरा mg माइनस f cos थीटा, mg माइनस f cos थीटा। और जो मेरा फ्रिक्शन फोर्स है, जो मेरा फ्रिक्शन फोर्स आएगा यहाँ पे F के, वो कितना आएगा, म्यू इंटू एन, वो आ जाएगा मेरा म्यू इंटू mg माइनस f cos थीटा। तो यहाँ पे यार इतना फ्रिक्शन लग रहा है, इतना फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है, इतना फ्रिक्शन लग रहा है यहाँ पे। अब हमें प्रूव ये करना है कि जो दूसरा केस है, जब आप पुश कर रहे हो तो फ्रिक्शन फोर्स जो है हमें क्या है, ज्यादा लग रहा है ना, ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। तो देखो यार यहाँ पे इसको दोबारा केस बनाते हैं। ऐसा है आप यार आप पुश कर रहे हो, एंगल में सेम लूंगा थीटा, वर्टिकल से थीटा एंगल ले लेता हूं। तो वर्टिकल से थीटा एंगल लेने का मतलब कि ये एंगल में थीटा एज्यूम कर लेता हूं, है ना, वर्टिकल से सेम एंगल थीटा ले लेता हूं। तो अब की बार ये एंगल थीटा एज्यूम कर लेता हूं और ये मेरा एफ है, ये मेरा एफ है, ठीक है। अब इस पे अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो इस पे जो फोर्स काम कर रहा होगा, अगेन mg नीचे काम कर रहा होगा और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर को काम कर रहा होगा। इसको मैं n2 भी लिख सकता हूं या n लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। वैसे तो n2 ये अलग होगा, नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे अलग होगा, वहां पे अलग होगा, तो मैं n लिख लेता हूँ, कोई नहीं। फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा, एफ के, ये भी अलग होगा, तो कोई बात नहीं, मैंने एफ के लिख दिया है। तो अब हम यहाँ पे प्रूव कर रहे हैं कि हमारा क्या होगा। देखो पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम जो वाई डायरेक्शन में लिखूंगा, इन वाई डायरेक्शन अगेन जो है यहाँ पे अगेन हमारा फोर्स 0 है, फोर्स 0 है। दिस इंप्लाइज दैट अब की बार क्या हो जाएगा मेरा, अब की बार मेरा जो एफ का कंपोनेंट है वो ब्रेक जब करोगे तो एक कंपोनेंट नीचे को ब्रेक होगा और एक इधर को ब्रेक होगा। तो इधर को जो नीचे को ब्रेक होगा, आप क्या कर सकते हो, अगर ये एंगल मेरा थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल भी थीटा होगा। तो इधर कोई कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा, नीचे को क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा। मुझे केवल वर्टिकल कंपोनेंट चाहिए तो एफ कॉस थीटा ले लूंगा, हॉरिजॉन्टल चाहिए होगा तो एफ साइन थीटा भी ले सकता था, लेकिन अभी वर्टिकल की जरूरत है तो मैं डाउनवर्ड आ गया एफ कॉस थीटा, और एक mg भी डाउनवर्ड है, n अपवर्ड है, तो ये डाउनवर्ड फोर्स अपवर्ड को बैलेंस करेंगे। तो वी कैन राइट n इक्वल टू mg प्लस f cos थीटा, ठीक है। तो ये मेरा नॉर्मल रिएक्शन आ गया, क्या आ गया, नॉर्मल रिएक्शन, डायरेक्ट आ गया नॉर्मल रिएक्शन इस बार। अच्छा अब मेरे को फ्रिक्शन फोर्स निकालना है। दिस इंप्लाइज दैट फ्रिक्शन फोर्स कितना आ जाएगा इस केस में, काइनेटिक फ्रिक्शन आपका आ जाएगा म्यू इंटू एन, म्यू तो सेम होगा, म्यू तो आपके सरफेस पर डिपेंड करता है, लेकिन n चेंज हो गया तो वैल्यू कितना आ गया, mg cos थीटा, mg प्लस f cos थीटा, ये हमारा वैल्यू आया। तो ये हमारा फ्रिक्शन फोर्स आया इन सेकंड केस। आई कैन राइट दिस एज f सेकंड, ठीक है, और इसको लिख सकता था मैं f k इंटू फर्स्ट केस। तो देखो अगर मैं कंपेयर करूं दोनों को, तो यहां पे जो वैल्यू आ रही है म्यू mg माइनस f cos थीटा, यहां पे आ रही है mg प्लस f cos थीटा, तो यहां वैल्यू ज्यादा आ रही है, सेकंड केस में फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा आ रही है, तो आपको जो फोर्स का रिक्वायरमेंट होगा वो भी ज्यादा होगा, वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे इन दिस केस Fk2 इज इक्वल टू मोर देन Fk1। तो यहाँ पे हमारा फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा है, इसलिए हमें यहाँ पे ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट है। तो यहां से आपका डेरिवेशन ये प्रूव होता है, ठीक है। तो फर्स्ट डेरिवेशन हमने प्रूव कर लिया है। चलो सेकंड डेरिवेशन पे चलते हैं। सेकंड डेरिवेशन अबाउट द बैंकिंग ऑफ द रोड है, बैंकिंग ऑफ द रोड और रेलवे ट्रैक। तो इसको जो आपकी रोड होती हैं उनको हम जब वो कर्व लेती हैं, गोल सर्कल लेती हैं, तो हम क्या करते हैं, बैंक कर देते हैं, थोड़ा सा रोड को टेढ़ा कर देते हैं, उसको थोड़ा सा उठा देते हैं। कहां से उठाते हैं, बाहर वाली साइड से थोड़ा सा उठा देते हैं। तो जो आपकी रोड होती है वो बाहर से थोड़ा सा ऊपर की तरफ होती है ना। तो बैंकिंग ऑफ द रोड, तो हमें इसको बताना है कि बैंकिंग ऑफ द रोड जो होती है उसको एक्सप्लेन ब्रीफली आप बताइए क्या होता है, डिस्कस ब्रीफली व्हाट डू यू मीन बाय बैंकिंग ऑफ द कर्व्ड रोड, डिटरमाइन द एंगल ऑफ बैंकिंग सो दैट वी मिनिमाइज द वियर एंड टियर ऑफ द टायर ऑफ द नेगोशिएटिंग अ बैंक्ड कर्व। तो आपको ये बताना है कि मेरी या तो मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी वहां पे, या कौन सी ऐसी स्पीड होगी जिसपे मेरा वियरिंग टियरिंग मिनिमम होगा, वियरिंग एंड टियरिंग टायर का मिनिमम होगा, है ना। तो हमें ये निकालना है कि कहां पे हमारा ये होता है, ठीक है। अच्छा देखो यार इसको कैसे प्रूव करेंगे हम लोग। देखो ऐसा जो रोड है, ये आपका ये रोड है, इसको आपने थोड़ा सा बैंक किया है यहां से, ठीक है, और ये आपकी कार जा रही है, कार आपकी जो है टर्न ले रही है, सर्कुलर टर्न। तो आपको यहां पे निकालना है कि मैं कितना इसका थीटा जो एंगल है कितना रखूं ताकि मेरा जो है वियर एंड टियर मिनिमम हो। एक तो ये बताना है आपको, दूसरा आपको ये बताना है कि
मेरी मैक्सिमम स्पीड कितनी हो सकती है, अगर मान लो मैक्सिमम स्पीड से मुझे जाना है, वियर एंड टियर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैक्सिमम स्पीड से मुझे जाना है, तो वो कितनी पॉसिबल हो सकती है, वो कितनी पॉसिबल हो सकती है ना। तो यहाँ पे जो कंसेप्ट लगने वाला है वो क्या लगने वाला है, वो कंसेप्ट आपका लगने वाला है सेंट्रीपिटल फोर्स का, है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स का कंसेप्ट लगने वाला है। यहाँ पे कंसेप्ट लगने वाला है फ्रिक्शन का, फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, उसकी जो डायरेक्शन होती है वो किधर को होती है वो आपको देखना पड़ेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है। तो ये सारे कंसेप्ट आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए, तो आप इसको समझ सकते हो क्वेश्चन को, है ना, वो आपके कंसेप्ट सारे लगने वाले हैं यहाँ पे। तो लेट अस ट्राई, फ्री बॉडी डायग्राम का आइडिया होना चाहिए, है ना, फ्री बॉडी डायग्राम का आइडिया होना चाहिए, कैसे कैसे बनते हैं, फोर्स कैसे इक्वेट करते हैं, तो वो सब हमें आइडिया यहाँ पे होना चाहिए, तो हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं इसमें। तो देखिए ये हमारी कार थी और ये ऐसे कर्व पे जो है जा रही है। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाएं तो इस पे जो फोर्स होंगे, इस पे जो फोर्स होंगे कौन से फोर्स होंगे, अगर देखो मैं पहले mg तो होगा ही होगा, mg तो होगा ही होगा, है ना, उसके अलावा एक नॉर्मल रिएक्शन होगा। अब नॉर्मल रिएक्शन किधर को लेंगे, नॉर्मल रिएक्शन जो आपका होता है सरफेस से परपेंडिकुलर होता है, सरफेस से परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे सरफेस आपका ऐसे है, तो नॉर्मल रिएक्शन मेरा इधर को लगेगा, इस डायरेक्शन में, है ना, आर डायरेक्शन में। तो दिस इज माई नॉर्मल रिएक्शन और ये mg आ गया। ठीक है, ओके, आप चाहो तो नॉर्मल रिएक्शन के कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हो, वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, अच्छा बच्चे पूछते हैं यहाँ पे सर कि मैं क्या आर के ब्रेक कर रहा हूं, मैं mg के ब्रेक नहीं कर सकता था इस डायरेक्शन में, ऐसे मैंने प्लेन से परपेंडिकुलर एंड प्लेन से पैरेलल, तो क्या उससे नहीं कर सकते, हाँ कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, वो भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, दोनों कर सकते हैं, दोनों पॉसिबल है। तो मैं यहाँ पे, लेकिन मैं ब्रेक जो कर रहा हूँ वर्टिकल डायरेक्शन में कर रहा हूँ, वाई डायरेक्शन और एक्स डायरेक्शन में। तो मैंने आर को ब्रेक कर लिया आर कॉस थीटा में, क्योंकि एंगल थीटा माना है मैंने। देखो यहाँ पे ये एंगल मेरा थीटा था, तो पहले तो ये समझना जरूरी है कि एंगल थीटा कैसे आया। तो देखो यार, दो लाइन के बीच में जो एंगल है यहाँ पे थीटा है, ये एंगल क्या है, थीटा, और आपको एंगल जो निकालना है वो किसके बीच में निकालना है, इसके, ये जो y का लाइन है आपकी और ये जो r जो है प्लेन से परपेंडिकुलर, यानी इन दोनों के बीच में एंगल चाहिए मुझे, राइट। तो अगर ये जो आपकी लाइन है ये क्या है, प्लेन से परपेंडिकुलर है, राइट, ये 90 डिग्री पे है, ऐसे 90 डिग्री है दोनों साइड। अब ये एंगल आपका थीटा है, इस ट्रायंगल में अगर देखो ये थीटा है, ये 90 है, आपको दिख रहा है, छोटा ट्रायंगल है काफी, 90 है, तो ये एंगल हमारा जो होगा 90 माइनस थीटा होगा, 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा है और ये 90 है, तो इन दोनों को मिलाएंगे तो 180 माइनस थीटा, तो ये एंगल हमारा थीटा होना चाहिए, क्योंकि तीनों का सम हमारा, तीनों का सम क्या आता है हमारा 180 आना चाहिए। ठीक है, तो वहां से ये थीटा आएगा, एक तो समझना जरूरी है। अच्छा, दूसरी बात क्या है इसमें, ये भी बोल सकते थे आप लोग कि देखो जो दो लाइन होती हैं उनके बीच में जो एंगल होता है, उनके बीच में जो एंगल होता है, उन लाइन पे अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, उन लाइनों पे अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो सेम एंगल आएगा, सेम एंगल। तो यहाँ पे हमने इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा था ये वाला, और इस लाइन पे परपेंडिकुलर था वो नॉर्मल रिएक्शन था, तो इसलिए इनका एंगल जो है दोनों का आपस में सेम एंगल आया। ठीक है, आपस में क्या आया, सेम एंगल आया, राइट। तो ये चीज समझना जरूरी है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बेसिक चीजें उनको समझ जाओगे ना तो डेरिवेशन हो जाएगा। थोड़ा पार्ट में पार्ट वाइज पार्ट समझने की कोशिश करो, दिस इज द थिंग। ओके, तो हमने क्या किया, आर कॉस थीटा, ये इसको ब्रेक कर दिया यहाँ पे आर कॉस थीटा पे, जिधर को एंगल होता है उधर को आर कॉस थीटा, और जिधर को एंगल नहीं है उधर को आर साइन थीटा। दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमने आर को ब्रेक कर दिया, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा। ये बात समझ में आ गई, आई होप, है ना, इतना सबको क्लियर होगा। अच्छा, अब क्या किया, अब ये तो हो गया दो फोर्सेस की बात, उसके अलावा एक और फोर्स होगा फ्रिक्शन फोर्स, है ना, एक और फोर्स होगा फ्रिक्शन फोर्स। अब क्वेश्चन आता है कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या लें, फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या लें। तो जब कार टर्न ले रही है, कार टर्न ले रही है तो क्या हो रहा है, अगर उसकी स्पीड काफी ज्यादा है तो क्या होगा, उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा बाहर की तरफ को, उस पर किधर को लगेगा, बाहर की तरफ को, तो बाहर उसको फेंकने की कोशिश करेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो अगर बाहर फेंकने की कोशिश करेगा तो ये इसकी टेंडेंसी होगी बाहर जाने की, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर को लगेगा, अंदर की तरफ को। तो जो सरफेस होगा, सरफेस पे फ्रिक्शन फोर्स अंदर की साइड को, तो फ्रिक्शन जो है ऐसे तो लग नहीं सकता इधर को हवा में, है ना, हवा में तो लगेगा नहीं फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स तो सरफेस पे लगेगा। तो सरफेस पे जो किधर को लगेगा, अंदर की साइड को, क्योंकि कार आपकी जो है टायर इधर को स्किड करे होंगे, है ना, इधर को स्किड, बाहर की तरफ को स्किड करेंगे, तो फ्रिक्शन फोर्स अंदर को लगेगा। ठीक है, तो हमने फ्रिक्शन की डायरेक्शन ये ली है, अंदर की साइड। तो ये बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों, किधर को लें, ये बड़ा कंफ्यूजन होता है किधर को लें। ठीक है, तो जब आपकी स्पीड ज्यादा होगी तो फ्रिक्शन फोर्स अंदर को लगेगा। अच्छा सर, अगर स्पीड कम हो, स्पीड कम हो तो क्या होगा, अगर स्पीड कम होगी तो फिर हमारा उस केस में हो सकता है फ्रिक्शन बाहर को लगे, उस केस में ये भी हो सकता है फ्रिक्शन बाहर को लगे, है ना। और मान लो हमारी स्पीड जो है कुछ ऐसे आ जाए, इसके बीच में आ जाए कहीं, तो ऐसा भी हो सकता है कि फ्रिक्शन जीरो हो, हाँ बिल्कुल हो सकता है फ्रिक्शन जीरो हो सकता है। वही केस आपका कौन सा केस है, जबकि वियर एंड टियर विल बी
मिनिमम, वही केस आपका है जब वियर एंड टीयर विल बी मिनिमम, तो हम वहां पे फ्रिक्शन को जीरो कर देंगे तो हमारा वियर एंड टीयर वहां पे मिनिमम आ जाएगा। या फिर आप लोगों को डेरिवेशन पता है ना, विदाउट फ्रिक्शन जब हम ड्राइव करते हैं तो आपका टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी आता है, वो चीज हम लोग वहां से भी यहां से भी आ जाएगी भी। तो फ्रिक्शन को जीरो करेंगे तो वियर एंड टीयर क्या होगा, मिनिमम। तो वो केस हम निकाल लेंगे। पहले हम निकालते हैं मैक्सिमम, जब स्पीड है हमारी, जो मैक्सिमम स्पीड से वो टर्न ले रहा है, उस केस में हमारी जो वैल्यू है वेलोसिटी की वैल्यू वो कितनी आएगी, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। तो यहां पे देखिए क्या है, यहां पे आपके जो फोर्स हैं, ये आपके फोर्स आपने ब्रेक कर लिए। अब देखो यहां पे जो कार है आपकी वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, तो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना। वाई डायरेक्शन में जो फोर्स होंगे, वाई जो अपवर्ड होंगे वो डाउनवर्ड के बराबर होंगे। ठीक है, दूसरी बात, अगर आप ऐसे ये वाले फोर्स की बात करें, अंदर की तरफ को फोर्स, तो यहाँ पे कार हमारी सर्कल में मूव कर रही है। सर्कल में जब मूव करती है कोई भी कार, तो उसको मूव करने के लिए क्या चाहिए होता है, एक फोर्स चाहिए होता है। उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो यहाँ पे जो भी फोर्स आएगा, नेट फोर्स जो भी आएगा, वो किसके बराबर होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर। और सेंट्रीपिटल फोर्स का हम डेरिवेशन ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना। उसका क्या आया था वैल्यू, एम बी स्क्वायर बाय आर आया था, एम बी स्क्वायर बाय आर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स को हम एम बी स्क्वायर बाय आर, जो भी फोर्स इधर को आएंगे उनको एम बी स्क्वायर बाय आर रखेंगे, और जो फोर्स वर्टिकल में आएंगे उनको हम क्या करेंगे, उनको हम इक्वेट कर देंगे, जीरो कर देंगे, राइट। अब देखो यहाँ पे आपने ये फोर्स ऑलरेडी ब्रेक कर चुके हो, आर और आर को तो ब्रेक कर चुके हो, एम जी ऑलरेडी आपका वर्टिकल में है। एक और नया फोर्स जो आया है वो एफ है, एक और नया फोर्स कौन सा है, एफ। अब इस एफ को भी हमें ब्रेक करना है इन द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो देखो एफ को जब ब्रेक करोगे तो ये आपका एफ जो है इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में मान लो, तो इसके कंपोनेंट ब्रेक करोगे तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये आपका एफ है। तो एफ का जो कंपोनेंट इधर को आएगा वो एफ कॉस थीटा आएगा, और ये जो आएगा आपका वो एफ साइन थीटा, नीचे की तरफ को क्या आएगा, एफ साइन थीटा। तो आप देखोगे यहाँ पे उन्होंने ब्रेक जो किया है, एफ साइन थीटा इधर को लिया है और एफ कॉस थीटा हमने ये लिया हुआ है, एफ कॉस थीटा। तो कुल मिला के अब सारे फोर्स जो है ब्रेक हो चुके हैं, एफ के कंपोनेंट यहां आ चुके हैं, आर के कंपोनेंट यहां आ चुके हैं, और एम जी ऑलरेडी वर्टिकल डायरेक्शन में था। तो ये सारा हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया है। इसको आपको खुद प्रैक्टिस करनी है, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे ना तभी समझ पाओगे, ठीक है, तभी समझ पाओगे। और जो लोग अगर कह रहे हैं कि हम वर्टिकल इस डायरेक्शन में ब्रेक करेंगे, तो इस डायरेक्शन में भी कर सकते हो, वो भी हो सकता है। ठीक है, चलो मैं तो ऐसे कर रहा हूं। तो लेट अस राइट द इक्वेशन इन वाई डायरेक्शन। तो इन वाई डायरेक्शन एफ नेट इज जीरो, या एफ वाई नेट इज जीरो, वी कैन राइट दिस इज जीरो, क्योंकि वाई डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा आपका, तो y इज जीरो। तो व्हाट कैन आई राइट, आई कैन राइट दैट r cos थीटा जो है वो बराबर होगा f sin थीटा प्लस mg के, f sin थीटा प्लस mg के। f sin थीटा प्लस mg के बराबर होगा। ये तो y डायरेक्शन की इक्वेशन बनी। अच्छा जी, अब जो है हम निकालते हैं इक्वेशन इन द x डायरेक्शन, इन x डायरेक्शन। x डायरेक्शन में क्या बनेगी इक्वेशन, अभी हमने बात की थी x डायरेक्शन में जो भी फोर्स आएगा वो किसके बराबर होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स एम बी स्क्वायर बाय आर के बराबर। ठीक है, तो यहां पे फोर्स क्या आएगा, f cos थीटा आएगा आपका, और प्लस r sin थीटा, f cos थीटा प्लस r sin थीटा हमारा फोर्स आ रहा है। तो वी कैन राइट f cos थीटा प्लस r sin थीटा इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, ओके जी, ओके। अब यहां पे यार ये फ्रिक्शन है ना, फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन बड़ा बेवफा है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है ना। स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू है ना, वो जो है कुछ भी हो सकती है ना, वो कुछ भी धोखा दे सकता है, कभी भी कुछ भी वैल्यू ला सकता है अपनी स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन कुछ भी वैल्यू ला सकता है, आपको पता है, बड़ा डेंजरस है। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात क्या है, हम लोग जो निकाल रहे हैं अभी, क्या निकाल रहे हैं, हम लोग निकाल रहे हैं वेलोसिटी मैक्सिमम। तो अगर वेलोसिटी मैक्सिमम की केस सोचें, तो जो कार स्किड करेगी मैक्सिमम वेलोसिटी में क्या होगा, कार विल बी जस्ट अबाउट टू स्किड आउटसाइड। अगर आप बहुत तेज वेलोसिटी लाओगे तो क्या होगा, बाहर को स्किड करने की कोशिश करेगी। तो उस केस में जो फ्रिक्शन होगा वो लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाएगा। जब स्किड जस्ट स्किड करने वाली है, बहुत स्पीड है आपकी और कार जस्ट स्किड करने वाली है, तो फ्रिक्शन क्या होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन। और लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होता है हमारा, वो होता है म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन, है ना। लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू एन होता है। तो हम यहाँ पे जो फ्रिक्शन है उसको म्यू एन पुट कर सकते हैं। अगर हमारा वी मैक्सिमम का केस हम चेक कर रहे हैं, तो वी कैन पुट फ्रिक्शन की वैल्यू इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू म्यू इंटू एन। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं यार, तो हमारे थोड़ा इजी हो गया। तो यहाँ पे इफ इन केस ऑफ वी मैक्सिमम, इन केस ऑफ वी मैक्सिमम आवर फ्रिक्शन फोर्स, हमने क्या माना, कैपिटल एफ माना है मेरे ख्याल से। वहां पे क्या लिखा है हमने, कैपिटल आर लिखा है, तो आर ही मान लेते हैं। आर इक्वल टू, नहीं आर नहीं माना यार, क्या माना है हमने यहाँ पे,
एफ माना कैपिटल एफ, ओके, आर तो हमारा नॉर्मल रिएक्शन था ना, कैपिटल एफ इक्वल टू म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, यानी कि म्यू इंटू आर, इस केस में आर है यहाँ पे, है ना। तो फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो म्यू इंटू आर के बराबर हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन के। अब नॉर्मल रिएक्शन कितनी है यहाँ पे, नॉर्मल रिएक्शन अगर आप कैलकुलेट करोगे यहाँ पे, तो नॉर्मल रिएक्शन हमारी जो आ रही है, या फिर फ्रिक्शन की वैल्यू मैं पुट कर लेता हूँ पहले, फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ पुट करूंगा अगर, तो यहाँ पे म्यू इंटू आर कर सकता हूँ इसे, यहाँ पे मैं म्यू इंटू आर कर सकता हूँ, दोनों में म्यू इंटू आर कर सकता हूँ इक्वेशन नंबर 1 और 2 में। तो म्यू इंटू आर पुट करूंगा, फिर मैं दोनों जगह से आर को क्या करूंगा, एलिमिनेट करने की कोशिश करूंगा, आर को एलिमिनेट, क्योंकि मुझे क्या निकालना, मुझे वी निकालना है, और मुझे क्या पता नहीं है, मुझे एंगल तो पता है, मेरा एंगल ऑफ बैंकिंग थीटा पता है, साइन थीटा पता है, कॉस थीटा पता है, एंड फ्रिक्शन फोर्स तो मैं निकाल चुका हूं, mg मुझे पता होता है कार का वेट कितना है, ये मुझे v निकालना है, r मुझे पता होता है। तो मुझे यहाँ पे एलिमिनेट करना है, एक्चुअली मुझे r को एलिमिनेट करना है ना, फ्रिक्शन फोर्स और r को मुझे एलिमिनेट करना है। तो पहले मैंने फ्रिक्शन को एलिमिनेट कर लिया, तो मैं दोनों इक्वेशन में, तो दिस इंप्लाइज दैट इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा आपका, मैं जो है f की वैल्यू पुट कर रहा हूं इक्वेशन 1 में, तो f की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करूंगा तो क्या बन जाएगा, ये r cos थीटा इक्वल टू म्यू r sin थीटा, r cos थीटा इक्वल टू म्यू r sin थीटा प्लस mg, r cos थीटा इक्वल टू म्यू r sin थीटा प्लस mg। एक इक्वेशन तो ये बन गई। इसको अगर मैं और सॉल्व करूं तो यहाँ पे r को इस तरफ को ले आता हूं मैं, तो ये आ जाएगा r cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा इक्वल टू mg, इक्वल टू mg, और यहां से r का वैल्यू आ गया mg डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा, राइट। तो ये तो हमारा इक्वेशन नंबर 3 मान लो, है ना। फर्स्ट को सॉल्व करके थर्ड आ गया। अब सेकंड में करते हैं सेम काम सेकंड में करते हैं। तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन 2 को अगर यूज करूं मैं, इक्वेशन नंबर 2 मेरी जो थी वो क्या थी, इक्वेशन नंबर 2 है मेरा f cos थीटा प्लस r sin थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। तो यहां पे मैं f की वैल्यू पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा, ये म्यू r cos थीटा, तो यहां पे r कॉमन भी ले सकता हूं, तो म्यू r cos थीटा प्लस r sin थीटा, म्यू r cos थीटा प्लस r sin थीटा विल बी mv स्क्वायर बाय r। तो वी कैन राइट म्यू r cos थीटा प्लस r sin थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, ये आ गया। अब मुझे क्या करना है, यहां से फिर दोबारा r की वैल्यू निकाल लो, तो यहां से r क्या आ जाएगा, म्यू cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। यार यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, ये r अलग है, ये r अलग है, ये r क्या है, रेडियस है, और ये r जो है नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, एक कैपिटल r ले लिया, इसको स्मॉल r ले सकते थे ताकि कंफ्यूजन ना हो, तो अभी मैंने ले लिया, लेकिन आप लोग ध्यान रखना। तो यहाँ पे जो r की वैल्यू आ रही है, कितनी आ रही है आपकी, mv स्क्वायर बाय स्मॉल r लिख देता हूं मैं यहाँ पे, इंटू म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ये हमारी इक्वेशन नंबर बन गई 4। अब मैं 2 बार r निकाल चुका हूं, एक इक्वेशन नंबर 3 में और एक इक्वेशन नंबर 4 में। इक्वेशन नंबर 3 में जो वैल्यू आई थी वो ये आई थी, और इक्वेशन नंबर 4 में भी निकाली है। तो दोनों को मैं इक्वेट कर सकता हूं, दोनों r मेरे एक ही r की बात चल रही है, दोनों को मैं इक्वेट कर सकता हूं। तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 3 and 4, व्हाट कैन आई राइट, इक्वेशन नंबर 3 and 4, यूजिंग 3 and 4 आई कैन राइट, यूजिंग 3 and 4 आई कैन राइट दैट, यहां से तो 4 तो डायरेक्ट लिख दूं मैं, mv स्क्वायर बाय r म्यू कॉस थीटा, यहां पे जो v है वो v मैक्स है भाई, ये ध्यान रखना, इक्वल टू इक्वेशन नंबर 3 क्या थी मेरी, उससे क्या आ रहा था r का वैल्यू, mg बाय कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, mg बाय कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, ये आ गया भाई। अब बताओ क्या करना है, अब तो यार m से m काट लो और हमें v चाहिए, तो बाकी सब तामझाम ले जाओ उस तरफ, तो क्या आ जाएगा आपका, v स्क्वायर इक्वल टू r म्यू कॉस थीटा प्लस r, तो कॉमन आ चुका है, साइन थीटा आ जाएगा, एंड क्या बचा अब यहाँ पे, ये चीज नीचे बची, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। अच्छा जी, अब जो है v की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो v की वैल्यू आ गई मेरी
आर म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और अपॉन में क्या आ रहा है यार, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। तो ये जो है मेरी क्या आ गई, स्पीड। कौन सी स्पीड, मैक्सिमम स्पीड, क्योंकि ये जो है हमने क्या निकाला है, हमने जो फ्रिक्शन लिया है कौन सा लिया है, लिमिटिंग फ्रिक्शन लिया है। तो ये मेरी स्पीड जो है मैक्सिमम स्पीड। तो फटाफट से नोट कर लीजिए सब लोग जो हमारा आंसर आया है। अच्छा यहां पे एक चीज और है यार, ये जी गायब हो गया, जी कहां गया, ये जी लिया हमने, जी नहीं लिया ना, तो जी भी आएगा यहाँ पे। तो आर से मल्टीप्लाई करोगे जी भी आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है ये जी भी आएगा, तो आर जी आएगा। ठीक है, ये आएगा हमारा फाइनल एक्सप्रेशन। ओके राइट, दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। अच्छा एक चीज और करते हैं, किताबों में कई बार क्या करते हैं यहाँ पे ना, टेन थीटा की फॉर्म में लिख देते हैं, टेन थीटा की फॉर्म में। तो कैसे आता है, कॉस से डिवाइड कर दो इसे, कॉस से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा ये, और यहीं पे लिख दूं मैं, कॉस से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा ये, आर जी तो बाहर आ गया ये, और ये कॉस से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा यार, ये तो म्यू आ जाएगा, और कॉस से कॉस कटेगा तो 1 हो जाएगा, प्लस टेन थीटा हो जाएगा ये, है ना। और नीचे भी डिवाइड करोगे, ऊपर नीचे डिवाइड किया कॉस से, तो ये कॉस से कटोगे तो 1 हो जाएगा, माइनस म्यू टेन थीटा। तो कुछ किताबों में ऐसे करके भी लिखा हुआ है। तो दिस इज वन मोर वे टू एक्सप्रेस द दिस फॉर्मूला जो आपने भी निकाला है, उस फॉर्मूले को एक्सप्रेस करने का एक और तरीका है। ऐसे आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हो कि ये वैल्यू कितनी आएगी। तो फटाफट से इसे नोट कर लीजिए, दिस इज अवर वन मोर एक्सप्रेशन, राइट। तो यहां से हमने क्या निकाला, वी मैक्स निकाल लिया, वी मैक्स। ठीक है, अब एक उसमें क्या पूछा था, वियर और टीयर ना हो। अगर वियर और टीयर ना हो तो भाई क्या करोगे, तो वियर और टीयर ना होने के लिए कंडीशन क्या है, आपको पता है फ्रिक्शन आपका दोनों आ रहा है, इनसाइड भी आ रहा है आउटसाइड भी आ रहा है, दोनों फ्रिक्शन हो सकते हैं। तो फ्रिक्शन अपनी वैल्यू चेंज कर रहा होगा, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, तो कहीं बीच में जो है जीरो भी हुआ होगा, कहीं बीच में जीरो भी हुआ होगा। तो जब जीरो होगा आपका, उस केस में क्या होगा, फ्रिक्शन जब जीरो होगा तो आपका वियर एंड टीयर विल बी मिनिमम, वियर एंड टीयर विल बी मिनिमम। तो फ्रिक्शन जो जीरो होगा उस टाइम पे वियर एंड टीयर विल बी मिनिमम। तो फ्रिक्शन जीरो जब होगा उस टाइम पे क्या होगा, आप म्यू को जीरो पुट कर दो, यहाँ पे म्यू को जीरो पुट कर दो। तो म्यू को जीरो पुट करोगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, ये आर जी टेन थीटा, आर जी टेन थीटा आ जाएगी, वी इक्वल टू आर जी टेन थीटा। तो दिस इज द कंडीशन फॉर योर मिनिमम वियर एंड टीयर। ठीक है, तो फॉर मिनिमम वियर एंड टीयर आप कह सकते हो आपका एफ जीरो होगा या म्यू जीरो होगा, फॉर मिनिमम वियर एंड टीयर, वियर एंड टीयर ऑफ द टायर्स योर फ्रिक्शन शुड बी जीरो, और वी कैन राइट म्यू आपका जो है फ्रिक्शन जीरो होगा, फ्रिक्शन जीरो कर लो, वहां पे म्यू का जो वैल्यू है उसको जीरो पुट कर दो यहाँ पे, क्योंकि फ्रिक्शन तो आप वैल्यू पुट कर चुके थे ऑलरेडी। तो यहाँ म्यू का वैल्यू जीरो पुट करोगे तो आपका जो वैल्यू आ जाएगा एफ इज जीरो, दिस इंप्लाई दैट आपका जो वी आएगा, वी इक्वल टू आर जी टेन थीटा, आर जी टेन थीटा। इसको ऐसे लिख सकते हो, या फिर आप इसको स्क्वायर करके और आर जी को यहां ले आओ, तो आपको ये एक्सप्रेशन ध्यान होगा, आप लोगों ने पहले भी ड्राइव किया होगा, जब हम साइकिलिस्ट के लिए निकालते हैं, साइकिल वगैरह के लिए विदाउट फ्रिक्शन निकालते हैं, या हम लोग बैंकिंग ऑफ द कर्व विदाउट फ्रिक्शन निकालते हैं, तो ये आंसर हमारा आता है टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। दिस इज द कंडीशन फॉर द मिनिमम वियर एंड टीयर। तो इस तरीके से हम इसको पूरा डायरेक्शन समझ चुके हैं। जब हमारा मैक्सिमम वेलोसिटी हो या मिनिमम वियर एंड टीयर हो तो उस केस में क्या करना है। ठीक है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू ध्यान से देखिएगा, किधर को डायरेक्शन किधर को रखनी है और उसकी वैल्यू क्या लेनी है, बड़े ध्यान से करिएगा इस चीज को। और डायग्राम एक बार प्रैक्टिस जरूर, 2 बार प्रैक्टिस जरूर करें, तो आपका पेपर में बिल्कुल गलत नहीं होगा, ये गारंटी है। तो आई होप सबको डेरिवेशन समझ में आया होगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेके आएंगे वर्क, पावर, एनर्जी के डेरिवेशन, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। टिल देन गुड बाय, टेक केयर ऑल एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।